हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का हरेंद्रा क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं क्या चीज का, तो जितना हम लोग प्रीवियस पढ़ चुके हैं ना सबका डिस्कशन होगा। ठीक है, आज चलिए आते हैं, आज अनुच्छेद से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। आइए, प्रमुख अनुच्छेद कौन कौन सा है बाबू? तो अनुच्छेद 1 में क्या के जिक्र किया गया है? संघ और अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 में क्या जिक्र किया गया है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों के सीमाओं और नामों में परिवर्तन, अनुच्छेद 3 में। ठीक है, अनुच्छेद 5 में क्या जिक्र किया गया है? अनुच्छेद 5 में किसका उल्लेख किया गया है? तो संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता, संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। ठीक है, अच्छा, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 भाग कितना? 22 भाग। अनुसूची कितना? 12 अनुसूची। अच्छा, 22 भाग। अगर पूछेगा कि संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद है टोटल? 395 अनुच्छेद है। बहुत सुंदर। अब बताइए, अनुच्छेद जो 15 है इसमें किसका जिक्र किया गया है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का। ठीक है, आर्टिकल 15 मूवी भी आया था इसी पर आधारित। ठीक ना। अनुच्छेद 16 में किसका जिक्र किया गया है? इसमें लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता का, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का। ठीक, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। ठीक, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में ही है कि कोई व्यक्ति बिना राष्ट्रपति के परमिशन के उपाधि नहीं धारण कर सकता है, यानी कोई भी व्यक्ति बिना राष्ट्रपति के इजाजत के कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता है। अब उपाधि का मतलब सर, उपाधि का मतलब नहीं होता जैसे बापू, महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी को बापू, जैसे राजा राम मोहन राय के राजा के उपाधि। तो ये सब उपाधि जो मिलता है ना नाम का अलग से, तो यही होता है उपाधि। ठीक है, अच्छा जी। अनुच्छेद 20 में अनुच्छेद 18 ना था उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में किसका जिक्र है? वाक की स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। कहने का मतलब है कि 19 में ही हम कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी फिर सकते हैं। यानी इसका मतलब सर, तो 19 के ABCDEF जी, ठीक, H नहीं है। ठीक है, तो आओ बची आराम से। 19 के A के तहत प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। 19 के B के तहत कोई भी व्यक्ति बिना हथियार के एक जगह इकट्ठा हो सकता है, या संघ एक जगह इकट्ठा एकत्रित हो सकता है बिना हथियार के। आ C से संघ, जब एक जगह आदमी इकट्ठा हो जाएगा तो संघ बन जाएगा ना। तो उससे क्या होगा बाबू? उससे क्या होगा कि जब आदमी इकट्ठा हो जाएगा तो एक संघ बनेगा। क्या बनेगा? संघ बनेगा। तो अनुच्छेद 19 के C में संघ बनाने की स्वतंत्रता है कि आप कोई भी संघ बना सकते हैं, जैसे RSS हो गया, या कोई भी संघ होता है ना एक कम्युनिटी, वो सब 19 के C के तहत। ठीक है, अच्छा सर, अनुच्छेद D में क्या है? अनुच्छेद 19 के D में क्या है बाबू? कि कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी राज्य में जाकर घूम सकता है। नहीं, भारत के किसी भी राज्य में घूम सकता है। पहले भी था आजादी, आज भी है। 19 के D में कोई दिक्कत है? 19 के E में है क्या जी? 19 के ई में है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर बस सकता है। ये अपवाद में था जम्मू कश्मीर, लेकिन 2019 के अधिनियम से समाप्त हो गया। 2019 के अधिनियम से समाप्त हो गया। यानी 19 के ई में अब कहीं भी व्यक्ति कहीं भी जाकर जमीन ले सकता है, बस सकता है, घर बना सकता है। बात समझ में आ गया ना, कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी बस सकता है। लेकिन पहले 2019 से पहले अपवाद में था जम्मू कश्मीर। कौन सा था? जम्मू कश्मीर। वहां पर आप घूम सकते थे लेकिन जमीन नहीं ले सकते थे, वहां का परमानेंट निवासी नहीं हो सकते थे। समझ में आ गया ना। अच्छा, जम्मू कश्मीर का संबंध 370, 2 आर्टिकल था, ध्यान से देखना। 2 आर्टिकल था, कौन कौन सा? तो 370 और 35 का ए, जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित था। कोई दिक्कत है? इसको ध्यान देना। अच्छा, ये तो हो गया सर। F में क्या था? F में था संपत्ति अधिग्रहण, जो कि इसको हटाकर आर्टिकल 300 के ए में रख दिया गया है। नहीं, यानी अनुच्छेद 19 के F से हटाकर इसको आर्टिकल 300 के ए में वैधानिक कर दिया है। वैधानिक माने उस पर कानूनी कार्रवाई के अधिग्रहण के तहत रख दिया है कि उस पर कानूनी कार्रवाई होगा। यानी कोई व्यक्ति आय से अधिक संपत्ति अर्जित करता है
तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ई हो गया, एफ हो गया, सॉरी एफ हो गया। अब बताओ एफ जी से कहीं भी व्यक्ति जी से व्यापार करने, यानी 19 के जी में कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर किसी भी जीविकोपार्जन अपना कर सकता है, कोई भी जीविकोपार्जन किसी भी राज्य में, या हम माने यहाँ पर है ना, तो हम अपना ये नहीं है ना कि हम जैसे जो भी कास्ट है कम्युनिटी के आधार पर अपना व्यवसाय डिसाइड नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का हो कोई भी व्यवसाय कर सकता है। समझ में आ गया ना बात है? कोई भी व्यक्ति किसी भी कम्युनिटी का हो या जाति का हो वह कोई भी अपना व्यापार कर सकता है। मामला समझ में आ गया ना? 19 के जी। 20 में क्या है सर? तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में। अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में। अनुच्छेद 21 के क्या है? तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। कौन कौन सा अनुच्छेद जो है केवल भारतीय को प्राप्त है? 15, 16, 19, 29, 30। ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, यूट्यूब पर देखने वाले, केवल कितना अनुच्छेद? 5। कितना? 5 अनुच्छेद। कौन? 16, 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30। यानी ये 5 अनुच्छेद है ना जो केवल भारतीय को प्राप्त है, इसके अलावा किसी को प्राप्त नहीं है। यानी इसके अलावा जो शेष अनुच्छेद है ना वो सभी को प्राप्त है, लेकिन ये 5 अनुच्छेद जो है ना वो केवल भारतीय को ही प्राप्त है। समझ में आ गया ना? अच्छा, अनुच्छेद 21 के ए में सर, यानी अनुच्छेद 21 के क कहो आ चाहे ए कहो, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, यानी जो 6 से 14 वर्ष के बच्चा है ना उसको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। समझ में आ गया? अनुच्छेद 21 के क या ए कहो, कोई दिक्कत है? तो 86वां संविधान संशोधन, याद रखना 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था किया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत है? देखो पहले अधिकार, मौलिक अधिकार की संख्या कितने था? मौलिक अधिकार 7, अब कितना बच गया है बाबू? 6। कौन सा हट गया है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार उसको हटा करके कहाँ डाल दिया गया है? 300 के ए में। 19 के एफ से हटाकर 300 के ए में डाल दिया गया है। कोई दिक्कत है? तो अभी वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। अभी सीजीएल के पेपर में पूछा था कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6। ठीक है, भाग किस में मौलिक अधिकार का जिक्र है? तो भाग 3 में। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। और नीति निर्देशक तत्व अगर पूछेगा कि कहाँ से लिया गया है तो आयरलैंड से। कोई दिक्कत? भाग 2 में नागरिकता, भाग 2 में नागरिकता, और भाग 1 में राज्य और संघ, राज्य और संघ। कोई दिक्कत है? अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 5 में संघ सरकार यानी केंद्र सरकार के बारे में। अनुच्छेद 6 में राज्य सरकार, और 7 में केंद्र राज्य दोनों, केंद्र राज्य दोनों। कोई दिक्कत है? भाग 8 में, भाग क्या चीज का जिक्र किया गया है? भाग 8 में भाषाओं का, किसका? भाषाओं का। भाग 8 में नहीं, हाँ भाग 8 में किसका जिक्र किया गया है? 18 में भाषा ना वो तो 18 जो है ना आपातकाल है। 18 भाग जो है ना 17 भाषा से संबंधित है। ठीक ठीक ठीक, भाग जो 17 है ना वो भाषा से संबंधित है, 18 आपातकाल, 19 प्रकीर्णन और 20 संविधान संशोधन। संविधान है, कोई दिक्कत है? अब आ जाओ, अनुच्छेद 22 क्या है सर? तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, यही है अनुच्छेद 22 में। कोई दिक्कत है? अनुच्छेद 23 में सर, अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम, यानी कोई के साथ अगर दुर्व्यवहार होता है या बलात्श्रम होता है तो अनुच्छेद 23 के तहत। ठीक है, अब 22 में क्या है? तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है, अनुच्छेद 24 में है कि कारखानों में बालकों को के नियोजन का प्रतिषेध है। कहने का मेरा मतलब है कि कोई भी लड़का अगर 14 वर्ष से 18 वर्ष से कम है तो उसको कारखानों में काम करना क्या है? 14 वर्ष से ना कि 18 वर्ष से? 14 वर्ष से। 14 वर्ष से कम कोई बच्चा है तो उसको कारखानों में काम करना वर्जित है, अनुच्छेद 24 में। कोई दिक्कत है? 25 में सर, अंतःकरण की धर्म और अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 में। यानी कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म मान सकता है, इसके लिए वह स्वतंत्र है, इसके लिए वह स्वतंत्र है। कोई दिक्कत है? इसके लिए वह स्वतंत्र है। और क्या सर? तो अनुच्छेद 25 के तहत ही सिखों ने काड़ा ये सब जो धारण करता है ना, बाल, ये सब
सिख कई बार पेपर में पूछा है कि किस अनुच्छेद के तहत सिख जो है, सिख धर्म के लोग अपना कृपाण वगैरह या कड़ा ये सब लगा कर रखते हैं या बाल बढ़ाते हैं, ये सब अनुच्छेद 25 में ही जिक्र है। कोई दिक्कत है? अच्छा सर यहाँ तक तो हो गया। 29 में क्या है? 29 में है कि अल्पसंख्यकों के वर्गों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के वर्गों का संरक्षण। ठीक। अब 32 में क्या है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? संविधान का आत्मा कहा था। यानी अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था। कोई दिक्कत है? अच्छा सर यहाँ तक तो हो गया, संविधान का आत्मा कहा था। बताइए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर कौन सा मनाया जाता है, कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 अप्रैल के 14 अप्रैल को कौन दिवस मनाया जाता है? अंबेडकर जयंती। कौन सा? अंबेडकर जयंती। कौन मनाया जाता है? अंबेडकर जयंती। कोई दिक्कत? 14 अप्रैल को। अच्छा इनके जन्म स्थल सॉरी जो मऊ में हुआ था ना, इनका जन्म मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था वो शायद 56 में हुआ था, 1856 में। ठीक है। मामला क्या है ना कि इसका पूछता है कि इसका जो परिनिर्वाण हुआ था, माने जहां पर इनको दफनाया गया था, उस जगह को किस नाम से जाना जाता है? चैत्रा भूमि। कौन भूमि? चैत्रा भूमि। कोई दिक्कत है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से सारा क्वेश्चन हो गया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो इनका बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी, उसको किस नाम से जानते हैं? द वेटिंग फॉर अ वीजा। ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि द वेटिंग फॉर अ वीजा किसका है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मकथा का नाम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मकथा का नाम अ वेटिंग फॉर अ वीजा है। कोई दिक्कत है? आइए यहाँ तक हो गया। अच्छा सर 39 में क्या है? तो राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, यानी राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। 39 के क में क्या है सर? तो समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता हमेशा पूछता है, ध्यान से देखना। अनुच्छेद 40 में क्या है? तो ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठन। कोई दिक्कत है? अनुच्छेद 41 में सर तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार, यानी काम पाने का अधिकार किसमें है? 41 में। अनुच्छेद 41 में। 40 वाला हमेशा पूछता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 40 में। 41 में काम पाने का अधिकार। अच्छा सर 42 में क्या चीज? अनुच्छेद 42 में काम पाने का तो अधिकार हो गया। जो काम होगा ना, हाँ, यानी न्याय संगत और मानवोचित होना चाहिए। न्याय संगत और मानवोचित। अभी ना कीजिए PhD कर ले के लेबर के काम दे दो। बात समझ रही हो? हाँ, यानी जो जैसा व्यक्ति है, जिसका जो एलिजिबिलिटी है, उस अनुसार काम मिलना चाहिए। अनुच्छेद 42 में कर गई बा। लेकिन आज के बेरोजगारी के आलम में कोई तैयार बा? PhD वाला ग्रुप डी में ढुके में तैयार मान ना हो। ये इंजीनियरिंग करके तो कहीं के नहीं के हम वही में के पढ़ाई बानी। ठीक है, घबराए के नहीं के लागल रहे के बाद। ठीक है। 43 के ख में हो सहकारी समितियों का संवर्धन। 43 के ख में सहकारी समितियों का संवर्धन। ठीक है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, इसी को यूनिफॉर्म सिविल कोड, कई बार इस पर विवाद चलता है, ध्यान से देखना। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यानी सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून। कोई दिक्कत है? हाँ, भारत का पहला राज्य समान संहिता यानी कॉमन सिविल कोड लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? गोवा। अब गोवा देखे क्या खेल है सर? तो गोवा का सबसे छोटा राज्य, यानी भारत का सबसे अगर क्षेत्रफल में छोटा राज्य कहेगा ना तो गोवा। पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा के कर? गोवा के ना हो। नहीं समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? ठीक है ना? उल्टा क्या है? जल रहा है ना? ठीक है, कोई दिक्कत है? अच्छा देखिए 44 हो गया कॉमन सिविल कोड। गोवा पर अभी थे ना हम लोग। पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा कहाँ के? गोवा के। कोई डाउट? हाँ, मांडवी और जुआरी दो प्रमुख नदियां हैं। यानी गोवा की दो प्रमुख नदियां कौन है? मांडवी और जुआरी। अच्छा गोवा के राजधानी कहाँ है? पणजी। गोवा के राजधानी पणजी है। ठीक है सर। अनुच्छेद 45 में क्या है बाबू? अनुच्छेद 45 में है कि 6 से कम वर्ष के आयु के बच्चों के बाल्य अवस्था में देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान है। यानी अनुच्छेद 45 में है कि 6 से कम आंगनबाड़ी में जो जाता है ना लड़का, ये सब अनुच्छेद 45 के तहत ही, नीति निर्देशक तत्व के तहत।
ये सर मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में मेन अंतर ये है कि नीति निर्देशक तत्व जो है ना राज्यों के या जनता के कल्याण या भलाई के लिए होता है। नीतीश कुमार ऑसो साइकिल बटलन तो अगले साल बटिहन की ना कोई गारंटी नहीं है। अब तू उस पर आप मुकदमा नहीं कर सकते हैं, जेल नहीं उस केस ना कर सकते, ठीक है, उसको कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि पिछला साल हमारे बहन दशा में मिलल हम गणित हमारा ना मिलल। मामला समझ में आ रहा है ना? यानी उस समाज कल्याण के लिए कभी देखा था वो कि फर्स्ट डिवीजन के मिलत रहे पैसा, आज सेकेंडो या थर्डो के मिलत है ना हो। तो ये सब क्या है? नीति निर्देशक तत्व के लिए, समाज के कल्याण के लिए सरकार करती है। तो कौन? ये सब नीति निर्देशक तत्व के तहत। अब मौलिक अधिकार सर, मौलिक अधिकार के तहत अगर रख देंगे तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर केस कर सकती हैं, सरकार के खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं कि मौलिक अधिकार कहने का मतलब है कि उसको लागू करना सभी जनता के लिए अनिवार्य है। समझ में आ गया ना? जीवन जीने का अधिकार है आपका, तो जीना है आपको, कोई मार नहीं सकता है। अगर तार पापा कह के आज तोरा के काटम कह के हमार जीवन जिए के अधिकार बा, कोई दिक्कत है? अनुच्छेद 22 बलात्सरम पढ़े नहीं? हाँ 23 बलात्सरम पढ़े नहीं है ना? बलात्सरम बाबू कहता कि चल काटे कह कि ना जाइब पढ़े जाइब, अगर नैखन मानो तो कह दे कि बलात्सरम बलाते करवाइबा काम तो हम जाके अनुच्छेद 23 के तहत गिरफ्तार करा दे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना मामला? तो ये सब अनुच्छेद 23 हो गई। अच्छा, अनुच्छेद 45 में क्या रहे हो? तो 6 वर्ष से सभी बच्चों के लिए बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान। देखो, अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन वन तथा वन्य जीवों। अनुच्छेद 46 क्या है? अनुच्छेद 47 क्या है? अनुच्छेद 47 पोषाहार से संबंधित है, पोषण स्तर से संबंधित है। अनुच्छेद 48 क्या है? तो पर्यावरण का कृषि और पर्यावरण, कोई दिक्कत है? अनुच्छेद 48 के कम में जाओगी ना तब हो जाएगा पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। कोई डाउट नहीं ना है बाबू? आ जाओ। अनुच्छेद 50 क्या है? हो तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में। ठीक, इतना ही तक। अब कल में और मिलेंगे, ठीक है? कल के वीडियो में और अनुच्छेद चलेगा, ठीक है? अभी रुक जाओ, बंद मत करना, चलेगा दूसरा सब्जेक्ट। देखो, अब हम शुरू करते हैं भूगोल। कौन सा? भूगोल। आज हम लोग शुरू करते हैं भूगोल। देखो, भूगोल में आज हम लोग का चर्चा करेंगे कि जितना जल संधि है ना, जितना जल संधि, उस सबको एक बार में रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, जितना जल संधि है उसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। देखो बाबू, मलाक्का अगर जल संधि कहेगा ना, ये किसके बीच है? तो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच। मलाक्का जल संधि इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच। इंडोनेशिया और चलो देखो, मलाक्का जल संधि बा ना, वो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच। मलाक्का जल संधि किसके बीच? इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच। पाक जल संधि कहेगा ना बाबू, तो भारत और श्रीलंका के बीच। पाक जल संधि किसके बीच? भारत और श्रीलंका के बीच। सुंडा जल संधि बताओ तो, सुमात्रा और जावा के बीच। अगर पूछ दे कि सुमात्रा और जावा के बीच, सुमात्रा जावा, अब सुमात्रा जावा के बारे में क्या ख्याल आयल? इंडोनेशिया के राजधानी जकार्ता कहाँ बा? जावा द्वीप। इंडोनेशिया के राजधानी जकार्ता कहाँ बा? जावा द्वीप। कोई दिक्कत है? अच्छा, सुंडा तो हो गई। अच्छा, युकाटन जल संधि मैक्सिको और क्यूबा। मैक्सिको और क्यूबा कहाँ? एकदम आजो जो अरेबियन सागर बा, अरेबियन सागर, जो अरब सागर बा ना, मैक्सिको के जस्ट है ने, ठीक है, मैक्सिको के खाड़ी में है ने नीचे, कहाँ बा? तो ये कौन हो गई? युकाटन जल संधि, यानी मैक्सिको और क्यूबा के बीच। कोई दिक्कत है? मेसिना जल संधि इटली और सिसिली के बीच। इटली और सिसिली द्वीप, इटली और सिसिली देख के क्या याद आ गई? हाँ, यानी भूमध्य सागर के अगर सबसे पूछी कि सबसे बड़ा द्वीप का नाम है, यूट्यूब वाले भैया ध्यान दीजिएगा, भूमध्य सागर का सबसे बड़ा अगर द्वीप कहेगा ना तो सिसिली द्वीप है। ठीक, भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कहेगा तो कौन सा है? सिसिली द्वीप। कोई डाउट बाबू? तो सिसिली और इटली के बीच में कौन सा जल संधि है? मेसिना जल संधि। मेसिना, कौन? मेसिना। ठीक, ओरंटो जल संधि कहाँ है? हो तो इटली और अल्बानिया के बीच। इटली और अल्बानिया के बीच।
कौन सा है? ओरंटो जल संधि। बाब अल मंदेब, आंसुओं का प्रवेश द्वार, आंसुओं का प्रवेश द्वार। यमन और जिबूती यानी फारस के खाड़ी और कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। बाब अल मंदेब है ना, तो इसको लाल सागर और एडन के खाड़ी, और तो फारस के खाड़ी और ओमान के खाड़ी को स्टेट ऑफ हार्मूज, स्टेट ऑफ हार्मूज। कोई दिक्कत है? स्टेट ऑफ हार्मूज। अब कह रहा है कि कुक जल संधि कहाँ है? तो कुक जल संधि उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड सबसे पहले देश कौन डूबी? न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया के बावे नीचे एकदम हाई से कौन बा? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को ही किस नाम से और नाम से जाना जाता है? न्यूजीलैंड को और बताए थे ना कुछ नाम से जाना जाता है उसको। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन, न्यूजीलैंड के वेलिंगटन राजधानी है। सही है। हेलसिंकी कहाँ के है? फिनलैंड के हेलसिंकी। और न्यूजीलैंड के कहाँ है? न्यूजीलैंड के वेलिंगटन। ठीक है, न्यूजीलैंड हो गया। अब आ जाओ। हाँ, महिलाओं का मताधिकार का प्रयोग, अधिकार देने वाला, महिलाओं को मत का अधिकार देने वाला, मताधिकार जो वोट दी ना, वोट का अधिकार देने वाला प्रथम देश कौन सा है? न्यूजीलैंड। कोई दिक्कत है? अब आ जाओ। देखो कुक जल संधि कहाँ है? हो तो उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड के बीच। अच्छा जी, मोजाम्बिक चैनल पूछता है तो मोजाम्बिक और मेडागास्कर, मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच, मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच। अब बताओ मेडागास्कर कहाँ है? तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा तो मेडागास्कर। हिंद महासागर का सबसे बड़ा अगर द्वीप पूछेगा तो मेडागास्कर। कोई डाउट? अब देखो टॉरस जल संधि, टॉरस जल संधि कहाँ है? पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच, पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच ना हो, पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया का। अब पपुआ न्यू गिनी की राजधानी कहाँ? तो पोर्ट मोर्सेबे। पपुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोर्सेबे। कोई दिक्कत है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। कंगारुओं का देश? प्यासी भूमि का देश? द लैंड ऑफ द लैंड ऑफ द लैंड ऑफ फ्लिस यानी प्यासी गोल्डन फ्लिस, एक ऑस्ट्रेलिया के कहा जाला। खुद ही कहते हैं कंगारू के जो बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसका ये थी लंबाई कितना होता है? 1 सेंटीमीटर। कितना? 1 सेंटीमीटर। खुद ही कहते हैं द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कह देगा तो भूटान। कौन सा ऐसा देश है जहां के 70% भू आच्छादित है? का से? तो वन से। तो कौन सा है? भूटान। खुद ही कहते। आइए, बांस जल संधि कहाँ है बाबू? बांस स्टेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच, तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे में तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे में तस्मानिया, तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच बांस जल संधि है, बांस स्टेट। इसी को कहते हैं जल संधि को स्टेट इंग्लिश में, यानी बांस स्टेट। खुद ही कहते हैं बेरिंग जल संधि, तो बेरिंग जल संधि कहाँ है सर? तो अलास्का और रूस में, अलास्का और रूस के बीच में बेरिंग जल संधि है। ठीक, बेरिंग जल संधि अलास्का और रूस के बीच में है। अलास्का लौकता पूरा मैप में कहा? उत्तरी अमेरिका के जस्ट बगल में अलास्का वाला क्षेत्र, अलास्का ऊपर में टॉप में। कोई दिक्कत है? अलास्का जब ऐसे मुड़ेगा तो किससे? रूस से कनेक्ट हो जाएगा। कोई डाउट नहीं ना है? तो यही हो गया कौन सा? बेरिंग जल संधि। 180 डिग्री हाँ, बेरिंग जल संधि जो बना 180 डिग्री रेखा के देशांतर रेखा के का बा? पार्लेल बा, समानांतर बा। कोई डाउट? आइए बाबू, बोनीफेसियो, बोनीफेसियो जल संधि किसके बीच है? तो कोर्सिका और सार्डिनिया के बीच, कोर्सिका और सार्डिनिया के बीच, कोर्सिका और सार्डिनिया के बीच। बास्फोरस जल संधि तो बहुत फेमस है। बास्फोरस जल संधि किसके बीच है? तुर्की में। बास्फोरस जल संधि कहाँ बा? तुर्की में, तुर्की में बा। तो बास्फोरस याद करो अब ध्यान से, बास्फोरस जल संधि हम लिखवाए थे ना। बास्फोरस जल संधि जो है ये किसको किसको? काला सागर और मरमारा सागर। बास्फोरस जल संधि काला सागर और मरमारा सागर को कनेक्ट करता है। कौन है? बास्फोरस जल संधि। डार्डेनल्स जल संधि सर तो मरमारा सागर और एजियो सागर, एजियन सागर। ठीक है, मरमारा सागर एवं एजियन सागर को कनेक्ट करता है कौन? डार्डेनल्स जल संधि। कोई दिक्कत है? और डेविस जल संधि बैफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर, यानी डेविस जल संधि बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को कनेक्ट करता है, डेविस जल संधि। ठीक है, सबसे ऊपर। डेनमार्क जल संधि उत्तरी
अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर को, यानी ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच डेनमार्क जल संधि। ग्रीनलैंड और आइसलैंड के मध्य डेनमार्क जल संधि। आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। सबसे ज्यादा हैप्पीनेस इंडेक्स में राज्य देश कौन सा बा? फिनलैंड। अभी हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 126वां। पीस इंडेक्स में अभी भारत का कौन सा स्थान है? 126वां। कोई दिक्कत? दोनों में इंडेक्स 126 है। हंगर इंडेक्स में कौन सा स्थान है भारत का? 107वां। अच्छा, और तो ये हो गया। और बताओ प्रेस फ्रीडम सूचकांक में कौन सा है? 150। प्रेस फ्रीडम में कि 161 का 162 किस में है? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में है। हाँ ठीक है, आ जाओ। हडसन जल संधि किस में है? तो हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर, यानी ये कनाडा में है। हडसन जल संधि कहाँ है? कनाडा में। ठीक है। अच्छा सर, जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर। एक भूमध्य सागर को कुंजी कहते हैं, यानी जिब्राल्टर जल संधि को ही भूमध्य सागर का कुंजी कहते हैं। ये सर ये देश बताइए किसको किसको कनेक्ट करता है? तो स्पेन और मोरक्को, स्पेन और मोरक्को, यानी अफ्रीका को किससे? उत्तरी अमेरिका से, यूरोप से, सॉरी अफ्रीका को यूरोप से अलग किस जल संधि द्वारा? जिब्राल्टर जल संधि। भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार जिब्राल्टर जल संधि। भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार, यानी देखो जिब्राल्टर जल संधि हाई अगर हो गया बाबू, ये मेरा भूमध्य सागर, इधर अटलांटिक महासागर, तो यही जे पर है कौन? जिब्राल्टर जल संधि। इसीलिए भूमध्य सागर का इसको कुंजी कहा जाता है, जिब्राल्टर जल संधि को। खुद ही कहते भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर। अगर देश में पूछ देगा तो स्पेन और मोरक्को। मोरक्को देखे क्या ख्याल आया? इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का। उसने रेहला के रचना किया। कहाँ का रचना किया? इब्न बतूता रेहला के रचना किया। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो, फ्लोरिडा जल संधि कौन सा? फ्लोरिडा। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा के बीच, यानी क्यूबा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में फ्लोरिडा स्ट्रेट, यानी फ्लोरिडा जल संधि है। संयुक्त राज्य अमेरिका ऊपर है और नीचे कौन सा? क्यूबा। और दोनों के बीच कौन सा जल संधि? फ्लोरिडा जल संधि। यूकाटन कहेगा तो मैक्सिको और क्यूबा के बीच में। यूकाटन मैक्सिको और क्यूबा के बीच में। मैक्सिको देखे क्या ख्याल आया? अगर पूछेगा ना सबसे अधिक चांदी का उत्पादन कहाँ? मैक्सिको। सबसे अधिक मोटे अनाजों का उत्पादन कहाँ? मैक्सिको देश में। अगर ऐसे तो अमेरिका है मोटे अनाज में, लेकिन अगर उसमें देश में पूछ देना तो मैक्सिको। खुद ही कहते हैं क्यूबा को द बाउल वर्ल्ड ऑफ द शुगर, यानी चीनी का कटोरा, संसार के चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा को ना। आ जाओ बाबू। स्टेट ऑफ हार्मोज तो हो गया ना, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी पहले ही हम करा दिए। स्टेट ऑफ हार्मोज क्या है? तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। हडसन जल संधि हो गया, जिब्राल्टर हो गया। मैगलन जल संधि सर, तो यह प्रशांत एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक महासागर को मैगलन जल संधि कनेक्ट करता है। यह कहाँ है? तो चिली देश के पास। चिली की राजधानी सैंटियागो। सबसे ज्यादा चिली क्या चीज का उत्पादन करता है? तांबा का। तांबा का ना हो, सबसे ज्यादा चिली का चीज के? तांबा का। चिली की राजधानी सैंटियागो। कोई डाउट नहीं ना है? अब आ जाओ सुगारू जल संधि। ओहो, जापान, उत्तरी जापान और दक्षिणी जापान के मध्य कौन है? सुगारू जल संधि। अब पूछ देगा कि किसको किसको कनेक्ट करता है? तो जापान सागर और प्रशांत महासागर। जापान सागर और प्रशांत महासागर, ये जल संधि हो गया। अगर भूमंडल किसको कनेक्ट करता है तो यह उत्तरी जापान और दक्षिणी जापान को, सुगारू जल संधि। और जापान की राजधानी टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर है। वहां के 4 जो द्वीप है ध्यान से देखना, कौन कौन सा है ध्यान से देखना। होकाइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू। होकाइडो सबसे पहले उत्तर से चलो दक्षिण, दे देता है पेपर में भाई साहब कि उत्तर से दक्षिण जापान में स्थित चार का चीज द्वीपों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाएं, या दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण ही पूछता है। तो होकाइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू, ये चारों में पूछ देगा कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होन्शु। और जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर। होन्शु द्वीप पर स्थित है ना हो। सुगारू जल संधि हो गया। अच्छा, ओइजो के थे शिंजो अबे। कौन थे? शिंजो अबे। क्या किए थे? क्वाड की स्थापना किसने किया था? शिंजो अबे। क्वाड की स्थापना 2007 में। 2007 क्वाड में 4 देश। क्वाड में अमेरिका,
यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत ना हो, क्वाड में 4 देश। कोई दिक्कत? क्वाड को क्यों स्थापना किया गया? क्या कि हिंद महासागर जो है ना, प्रशांत क्षेत्र, हिंद महासागर और प्रशांत क्षेत्र पर इस सब पर थोड़ा कब्जा स्थापित करने के लिए, ताकि चाइना को हम लोग ट्रैक कर सके, चाइना को काउंटर करने के लिए। कोई दिक्कत? क्वाड का यही उद्देश्य था। क्वाड का स्थापना 2007 में। हाँ, जापान में और क्या देखिए, हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा, अमेरिका द्वारा 6 अगस्त को हिरोशिमा पर बम गिराया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर, 6 अगस्त को ही हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर बम गिराया था, इसीलिए 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त 1945 को दूसरा बम गिराया गया, जिसको गिराया गया किस पर? नागासाकी पर। तो नागासाकी दिवस बाबू 9 अगस्त को, नागासाकी दिवस 9 अगस्त को। ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ गए। लेकिन जो प्रथम जो बम था ना, प्रथम जो बम था जो कि 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था हिरोशिमा पर, उसका नाम क्या था? तो लिटिल बॉय। और दूसरा जो 9 अगस्त को बम पटका गया था ना अमेरिका द्वारा, तो वह नागासाकी पर, तो उसका नाम फैटमैन था। किसका? उसका नाम फैटमैन था। कोई दिक्कत है? आइए देखिए, फार्मोसा जल संधि किसको कनेक्ट करता है? चीन और ताइवान के मध्य। यानी फार्मोसा जल संधि किसको कनेक्ट करता है? चीन और ताइवान के मध्य। कोई दिक्कत है? चीन और ताइवान के मध्य कौन? फार्मोसा जल संधि, स्टेट ऑफ फार्मोसा। कोई दिक्कत है? देखो, अब हम कुछ झील पर चर्चा कर लेते हैं। कुछ झील, कौन सा झील कहाँ, कौन सा देश में स्थित है, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे कैस्पियन सागर से, कैस्पियन सागर एगो जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा झील कौन है? विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है? कैस्पियन सागर। यह खारे पानी की झील है। कहाँ है? अमेरिका में। अमेरिका में सर। इससे सीमा साझा करने वाला देश कराती, याद रखिएगा भाई साहब, कराती। के से? कजाकिस्तान। आर से रूस, आर से रूस। ए से अजरबैजान, ए से अजरबैजान। टी से तुर्कमेनिस्तान, टी से तुर्कमेनिस्तान। आई से चलो बाबू, देखो सुपीरियर कैस्पियन सागर तो बता दिए ना। अब देखो कैस्पियन सागर फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। कराती का चीज, कराती। के से कजाकिस्तान, ए से सॉरी आर से रूस, ए से अजरबैजान, टी से तुर्कमेनिस्तान, आई से ईरान। कोई दिक्कत है? कराती यानी कैस्पियन सागर से सीमा साझा करने वाला देशों का नाम। ठीक, तो कराती यानी कैस्पियन सागर, आर से रूस, ए से अजरबैजान, टी से तुर्कमेनिस्तान, आई से ईरान। कोई डाउट है? देखो सुपीरियर झील अगर कहेगा ना कि सुपीरियर झील कहाँ स्थित है, तो कनाडा और यूएसए के सीमा पर, कनाडा और यूएसए के सीमा पर। ठीक, अच्छा विक्टोरिया झील कहाँ है? हो विक्टोरिया झील अगर पूछेगा तो युगांडा, केन्या और तंजानिया। विक्टोरिया झील युगांडा, केन्या और तंजानिया के सीमा पर। तंजानिया की राजधानी डोडोमा। ठीक है, युगांडा के कंपाला, युगांडा, तंजानिया और केन्या, केन्या के नैरोबी। केन्या को देख के क्या ख्याल आया? केन्या के राजधानी नैरोबी में ही यूएनईपी यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूट्यूब बोले भाई साहब, यूएनईपी की स्थापना 1972 में। कब? 1972 में। इसका अगर हेडक्वार्टर पूछेगा ना बच्ची, यूएनईपी की स्थापना कब? 1972 में। कब? 1972 में। अगर पूछेगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो केन्या की राजधानी नैरोबी में। केन्या की राजधानी नैरोबी में। ठीक, अब देखो हिरोन झील कहेगा ना, ये तो अभी हम लोग पढ़े कौन? विक्टोरिया झील। अच्छा, विक्टोरिया झील से एक और कुछ निकलता है, नील नदी। कौन सा? नील नदी। विक्टोरिया झील से ही नील नदी निकलता है, तो इसका भी इतिहास अलग है। वहां से कौन नदी निकलती है? नील नदी। एक्चुअल में कौन सा निकलती है? तो ब्लू नील निकलती है। कौन? ब्लू नील। विक्टोरिया से ब्लू नील और इथियोपिया के ताना झील से। हाँ, यानी इथियोपिया के ताना झील से, भाई साहब ध्यान दीजिएगा, इथियोपिया के ताना झील से व्हाइट नील निकलती हैं, या ये दोनों मिल जाते हैं दक्षिणी सूडान में। कहा? सॉरी, सूडान में। सूडान के राजधानी खार्तूम में, वहां आकर मिल जाती हैं। फिर से ध्यान से सुनिएगा,
जो नील नदी आप लोग कहते हैं ना, विक्टोरिया झील से नील नदी निकला, जी ना साहब, इसके भी इतिहास है, जरा एक बार गौर फरमाइएगा साहब। जैसे विक्टोरिया झील हो गया ना, विक्टोरिया झील से ब्लू नील निकलती है, अच्छा ब्लू नील निकल गई, इधर से इथियोपिया से व्हाइट नील निकलती है। इथियोपिया के कहां से? ताना झील से, ठीक है, इथियोपिया के ताना झील से व्हाइट नील निकलती हैं और दोनों जाकर सूडान में, कहां पर? सूडान में, और सूडान के राजधानी खार्तूम में जाकर दोनों मिल जाती हैं, वहीं से इसका नाम नील नदी पड़ जाता है। और नील नदी की लंबाई 6650 किलोमीटर ना हो, नील नदी की लंबाई भाई साहब कितना है? 6650 किलोमीटर। नील नदी पर ही आसमान बांध है, आसमान बांध द्वारा निर्मित झील पूछ देगा तो नासिर झील, कौन सा? नासिर झील, जो कि प्रीवियस कॉले कराए हैं, कॉले बिहार पुलिस के सेट में कराए हैं कि नासिर जो झील है उसका निर्माण किससे हुआ है? तो आसमान बांध से, आसमान बांध से। आसमान बांध कहाँ है बाबू? नील नदी पर। और नील नदी की देन मिस्र, ना कि मिस्र की देन नील नदी, नील नदी बेटा के दिल बाप की, बाप के दिल बेटा, बाप के दिल ना बेटा, बेटा के दिल ना बाप है। उसी तरह से जैसे मिस्र जो है नील नदी की देन है। काहे सर? कि काहे कि एगो नील नदी जो था ना घाटी, उसमें मिस्र की सभ्यता बसी। मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं, इजिप्ट, कौन सा? इजिप्ट, मिस्र को ही इजिप्ट कहा जाता है। अब मिस्र की राजधानी काहिरा, मिस्र की राजधानी काहिरा। आइए मिशिगन, मिशिगन झील कह देगा ना तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में, मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका में। कई बार पेपर में पूछा है कि मिशिगन झील कहाँ है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। ह्यूरॉन झील कह देगा तो यूएसए और कनाडा के मध्य, ह्यूरॉन झील यूएसए और कनाडा के मध्य। अच्छा सर, ग्रेट बियर कनाडा, ग्रेट बियर कनाडा, ग्रेट स्लेव कनाडा। यानी ग्रेट से स्टार्ट, ये ध्यान से देखना, कीप इन योर माइंड, ग्रेट से स्टार्ट जितना भी झील होगा सब अमेरिका कनाडा में। समझ में आ रहा है ना? अगर ग्रेट से स्टार्ट अगर मरुस्थल के बात करें तो सब कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में, कोई दिक्कत है? यानी ग्रेट सैंडी, ग्रेट गिब्सन, ये सब जितना मरुस्थल है ना ग्रेट से स्टार्ट है, सब कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में ना हो। ऑस्ट्रेलिया के देख के क्या ख्याल है, वहां पर दो नदियां ऑस्ट्रेलिया में बहुत फेमस नदी, मरे और डार्लिंग है। और डार्लिंग किस पर? मरती है। यानी वहां के सबसे लंबी नदी कौन है? मरे नदी। और डार्लिंग नदी कहां पर आके मिल जाती है? मरे में। नहीं तो डार्लिंग और मरे ऑस्ट्रेलिया के दो प्रसिद्ध नदी है। मामला समझ में आ गया चला? यानी कहने का मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया के दो प्रमुख नदियां कौन सी है? मरे और डार्लिंग। और मरे वहां के सबसे लंबी नदी है, और मरे में ही डार्लिंग नदी आकर मिल जाती। कोई दिक्कत है? आओ बाबू, ग्रेट बियर और ग्रेट स्लेव दोनों झील कहाँ है? कनाडा में। ईरी झील कह दे, ईरी, ओंटेरियो, हिरोन, ईरी, ओंटेरियो, हिरोन और सुपीरियर, ये सब यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। यूएसए और कनाडा के मिशिगन झील अमेरिका में है, कैस्पियन सागर अमेरिका में है। अच्छा सर, विनिपेग झील कहाँ है? कनाडा में। विनिपेग झील पूछेगा ना कि कहाँ है, तो कनाडा में। यहाँ तक तो सर सही है। ओंटेरियो झील कहाँ है? हो, ओंटेरियो झील कहाँ है? तो कनाडा और यूएसए की सीमा पर। बताए हैं कि ह्यूरॉन, ओंटेरियो, ईरी, ठीक है, और कह देगा तो सुपीरियर, ये चारों यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। कोई दिक्कत है? और देखो विनिपेग झील कनाडा में, ओंटेरियो हो गया। लाडोगा झील पूछेगा तो रूस में, लाडोगा झील रूस में, ठीक। बालखस झील कहेगा तो कजाखस्तान में, कजाखस्तान में। अगर ओनेगा झील कहेगा तो रूस में, ओनेगा झील रूस में। अगर कहेगा कि अथावास्का झील कहाँ है, तो कनाडा में, अथावास्का झील कनाडा में। रेंडियर झील, रेंडियर झील कनाडा में, रेंडियर झील कनाडा में। अथावास्का झील कनाडा में, अथावास्का, रेंडियर कनाडा में। अच्छा सर, कनाडा की राजधानी ओटावा, कनाडा की राजधानी ओटावा। अगर कह देगा कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा। उत्तरी अमेरिका के सबसे बड़ा देश कनाडा। अच्छा, रेंडियर देख के क्या ख्याल है? रैंड, 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 रैंड कहाँ की मुद्रा? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा के नाम क्या है? रैंड। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा के नाम, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी पूछ देगा तो प्रिटोरिया। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया से ही कहा सबसे लंबी रेल मार्ग विश्व के? केप टाउन से काहिरा, केप टाउन से काहिरा ना हो। केप टाउन कहाँ बा? जो दक्षिणी अफ्रीका है ना उसके जस्ट नीचे, केप टाउन से काहिरा। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, जो कि विश्व के सबसे लंबी रेल मार्ग।
कोनो दिक्कत? आ जाओ। इसिक कुल झील ये तो किर्गिस्तान में है, विनिपेग कनाडा में हो गया। अच्छा जी, मनीटोबा झील यानी मनीटोबा तड़ा बाकी ना मनीटोबा तो कहाँ पर? कनाडा। अरे काटवा तड़ा तो मनीटोबा काटवा तड़ा मनीटोबा तनी यानी मनी मने रुपया, मनीटोबा झील कह दी तो कनाडा, क से कनाडा, मनीटोबा काटवा तड़ा तो कनाडा यानी मनीटोबा कनाडा, यानी मनीटोबा झील अगर कहेगा ना तो कनाडा में है। ग्रेट साल्ट कहेगा तो अमेरिका में, ग्रेट साल्ट अगर झील कहेगा ना बुझी अमेरिका में है। वुड झील कहेगा ना वुड झील कहाँ है? तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के सीमा पर है। कौन? वुड झील। बहुत बहुत शुक्रिया। देखो आगे अब हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। कौन सा? बायोलॉजी में एक चैप्टर का डिस्कशन कर लिया जाए। बायोलॉजी में आज हम लोग कंकाल तंत्र पढ़ाते हैं। क्या चीज? कंकाल तंत्र। देखो कंकाल तंत्र क्या होता है बाबू? कंकाल शरीर की आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। कंकाल तंत्र क्या करता है? शरीर की आंतरिक अंगों की रक्षा करता है तथा जंतुओं को चलने फिरने में सहायता करता है। जैसे मानव के स्ट्रक्चर हो गया ना, जैसे मानव के खाली बिना मांस के खाली जितना हड्डी हो गई, ये सब कंकाल तंत्र का ही। ठीक, कंकाल तंत्र दो प्रकार के, एक होता है बाह्य कंकाल और दूसरा होता है आंतरिक कंकाल। एक होता है बाह्य कंकाल, दूसरा आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल कौन सा है सर? यह शरीर के बाहर होता है। बाह्य कंकाल शरीर के और शरीर के संपूर्ण अंगों को रक्षा करता है। जैसे केकड़ा, तेलचाटा, मकड़ी, चिड्ढा, चींटी, घोंघा, मधुमक्खी, बिच्छू, सीपी, इस सब में कैसा होता है? बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल कहने का मतलब ना कि उसके ऊपर मांस नहीं केवल हड्डी। बाह्य कंकाल कहने का मतलब कि उसके ऊपर मांस नहीं केवल कोई डाउट तो करे कहनी बाह्य कंकाल। जैसे बिच्छी उछी के देख रहे हो, ऊपर जो होगा ना, ऊपर वाला पार्ट है सब हड्डी है। कोई दिक्कत है? घोंघा, ये तो हर लड़का लड़की देख ले बासन, घोंघा के ऊपर खाली क्या रही? हड्डिये रही, यानी कहे का मतलब ऊपर वाला पार्ट जो है हड्डिये रहता है। तेलचाटा हो गया, केकड़ा हो गया, कोई दिक्कत है? लेकिन कछुआ एगो अपवाद है। कछुआ अपवाद है जिसमें दोनों यानी बाह्य और आंतरिक दोनों कंकाल पाया जाता है। अब सर उसमें कौन कौन सा? तो उसके हाथ, पांव तथा सिर आंतरिक कंकाल पाया जाता है, जबकि जो शेष पार्ट होता है ना, हाथ पांव सिर के छोड़ा के सब कैसन? बाह्य कंकाल होता है। कोई दिक्कत? आ जाओ। आंतरिक कंकाल जो होता है ना, यह शरीर के अंदर मांसपेशियों के नीचे होता है। आंतरिक कंकाल कहे का मतलब बाबू, एक मिनट ध्यान से देखना, आंतरिक कंकाल और बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल में क्या होता है कि हड्डी ऊपर है और मांस नीचे, लेकिन आंतरिक कंकाल में मांस ऊपर है हड्डी। हमने के कौन कंकाल में? आंतरिक कंकाल में। कहे कि हम लोग के ऊपर मांस है और हड्डी ना, तो हम लोग कौन कंकाल के? आंतरिक कंकाल। कोई दिक्कत? अब देखो जैसे कुत्ता, बिल्ली, मानव, सांप, सांपों में क्या होला? ऊपर गुदा, अंदर मांस। कोई दिक्कत? अब देखो कंकाल तंत्र क्या होता है? कंकाल तंत्र अस्थि तथा उपास्थि से मिलकर बना होता है। कंकाल तंत्र पूरा जो सिस्टम कहेगा ना बच्चे, स्केलेटन सिस्टम, ये पूरा किससे बना होता है? तो अस्थि तथा उपास्थि से मिलकर बना होता है। अच्छा सर, कार्टिलेज क्या होता है? यानी उपास्थि क्या होता है सर? यह मुलायम होता है। यह यानी कार्टिलेज जो होता है ना बच्ची, उपास्थि, यह मुलायम होता है। किससे? हड्डियों से यह मुलायम होता है। अच्छा ठीक है सर, इसमें केवल कैल्शियम फास्फेट है। कैल्शियम फास्फेट का सूत्र पूछ चुका है, Ca3PO4 के होल ट्वाइस। कैल्शियम फास्फेट का फॉर्मूला एग्जाम में पूछ चुका है, Ca3PO4 के होल ट्वाइस। कोई दिक्कत है? यह जो उपास्थि होता है ना बाबू, यही कैल्शियम फास्फेट यानी जो उपास्थि होता है वह कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। यह कैल्शियम फास्फेट से निर्मित होता है। अच्छा, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। ठीक है? यह नाक, कान सभी बड़ी हड्डियों के शीर्ष भाग पर पाया जाता है। जो उपास्थि होता है ना, मुलायम होता है। यह नाक, कान और जहां पर मुलायम हड्डी हुई ना, वहां पर उपास्थि पाया जाता है। ठीक है? एक चीज ध्यान रखना कि उपास्थि में कार्बोनेट यानी कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। यह किसका बनाता है? कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। कैल्शियम फास्फेट का अगर सूत्र पूछ देगा तो Ca3PO4 के होल ट्वाइस। कोई दिक्कत है? अब देखो अस्थि क्या होता है सर? अस्थि, तो अस्थि यह अत्यधिक कठोर होता है। अस्थि क्या होता है? यह अत्यधिक, अस्थि माने बोन, आ बोन माने हड्डी, आ हड्डी के अस्थि कहता है। हड्डी के अस्थि ना हो, यानी बोन माने हड्डी, या हड्डी को क्या कहते हैं? अस्थि कहते हैं। यह अत्यधिक कठोर होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट
यानी कैल्शियम कार्बोनेट और फास्फोट यानी कैल्शियम फास्फेट दोनों पाया जाता है। CA3PO4 के होल ट्वाइस कैल्शियम फास्फेट और इसके साथ कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 भी पाया जाता है। यानी हड्डी जो होता है ना वह मजबूत होता है। क्या होता है? मजबूत होता है, कड़ा होता है, टाइट होता है। काहे सर? क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। कोई डाउट नहीं ना है? आओ बाबू, ठीक है, अस्थि तो समझ गया। अब बताओ बाबू, देखो ध्यान से, अस्थियों में 54 से 58% CA3PO4 के होल ट्वाइस पाया जाता है। अगर पूछेगा कि जो बोन होता है ना मेरा हड्डी में कितना परसेंट CA3PO4 के होल ट्वाइस यानी कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, तो 54 से 58%। 54 से हड्डी के 54 से 58% CA3PO4 के होल ट्वाइस यानी कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, जबकि जो शेष पार्ट होता है ना कैल्शियम कार्बोनेट का पाया जाता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। समझ में आ गया कि नहीं? अस्थियों में रक्त नलिकाओं और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। अस्थियों में रक्त नलिकाएं और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। अस्थि में, हड्डी में ही ना रक्त नलिका पाया जाला, हड्डी में नहीं हो रक्त नलिका पाया जाता है। कोई दिक्कत? अस्थियों में 50% जल तथा 50% कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। 50% जल तथा 50% कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। कोई दिक्कत? उपास्थियों में तंत्रिका तंत्र और रक्त नलिका नहीं होती है। उपास्थियों में तंत्रिका तंत्र और रक्त नलिका नहीं होती है, लेकिन भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति लसिका के द्वारा होता है। ध्यान से सुनना, कीप इन योर माइंड। कहने का मेरा मतलब है कि सर जी उपास्थि में जब नलिका यानी तंत्रिका तंत्र और रक्त नलिका नहीं पाया जाता है, तब क्या पाया जाता है सर? तो उसमें जो है ना भोजन और ऑक्सीजन की पूर्ति लसिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा? लसिका के द्वारा। उपास्थि में ऑक्सीजन तथा भोजन की पूर्ति लसिका के द्वारा, और जबकि अस्थि में कह देगा तो रक्त नलिका के द्वारा होता। अब ब्लड का क्या काम है? तो ऑक्सीजन को पहुंचाना, पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना रक्त का मुख्य कार्य है ना हो। देखो उपास्थियों में तंत्रिका तंत्र और रक्त नलिका नहीं पाई जाती है। ये तो हो गया। मानव शरीर में उपास्थियों के पीना, नाक की हड्डियां श्वास नली के बीच में एवं हड्डियों के संधि स्थल पर पाए जाते हैं। अस्थि में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। हमेशा पेपर में पूछा है, अस्थि में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, जबकि उपास्थि में कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। उपास्थि में कौन सा? कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। अगर अस्थि में पूछेगा तो ओसिन प्रोटीन, अ से अस्थि और ओ से ओसिन, अ से ही चालू है, अ से अस्थि और ओ से ओसिन। यानी अस्थि में पूछेगा यानी हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। अगर पूछेगा कि उपास्थि में कौन सा प्रोटीन सर जी, तो उपास्थि में कॉन्ड्रिन प्रोटीन। कोई डाउट नहीं ना है? आजा बाबू। कहता कि 30 वर्ष की अवस्था में हड्डियों का घनत्व अधिकतम होता है। घनत्व माने हड्डी अगर भारी ज्यादा कब होगा बाबू? 30 वर्ष की अवस्था में। कब? 30 वर्ष की अवस्था में हड्डियों का घनत्व सबसे अधिक होता है। जन्म के समय हड्डियों की संख्या 270 से 310, यानी बच्चों में अगर पूछ देगा कि नवजात जो शिशु होता है ना उसमें हड्डियों की संख्या लगभग 300, लगभग बाल्यावस्था में 208, और जब मेच्योर हो जी यानी युवा अवस्था हो जी, प्रौढ़ अवस्था में, तब कितना? 206। अभी हमनी में कितना बा? 206। अगर लड़का 8-10 साल के हुई तो ओकरा में 208। अगर एकदम नवजात बच्चा जैसे 1 महीना के जामल बच्चा या 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना, साल भर के अंदर के बच्चा, उस समय लगभग 300 हड्डी पाया जाता है। कोई दिक्कत? अच्छा सर यहाँ तक तो ठीक है। कहता कि जन्म के समय हड्डियों की संख्या कितनी होती है? लगभग 300। अच्छा, बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 208। वयस्क मानव के शरीर में हड्डियों की संख्या 206। मानव शरीर के समस्त अस्थियों को 2 भागों में बांटा गया है। मानव शरीर के जितना भी हड्डी है ना बाबू, उसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला है अनुबंधीय उपांगी। कौन सा? अनुबंधीय उपांगी। और दूसरा कौन सा है? अक्षीय उपांगी। ठीक, अनुबंधीय उपांगी और दूसरा अक्षीय, केवल अक्षीय। अच्छा सर ठीक है। अनुबंधीय उपांगी का संख्या कितना होता है? तो इसकी संख्या 126 होता है। अनुबंधीय उपांगी की संख्या कितना होता है? 126। यह शरीर को सीधे रखने तथा गति प्रदान करने में सहायता होता है। यह शरीर को सीधा रखे और गति प्रदान करने में, जैसे हाथ, पैर, रीढ़ की हड्डी, ये सब किस में आ जाएगा? अनुबंधीय
वो उपांगी में आ जाएगा। ठीक, इसमें कुल हड्डियों की संख्या 126। अब आइए, अगर एक हाथ में पूछेगा तो 30 हड्डी और दूसरा हाथ में, तो दोनों हाथ मिला के एगो पैर में 30 हड्डी, दूसरा पैर में, तो दोनों पैर मिला के 60 हड्डी। 60 हड्डी ना हो तो 60 दूनी 120 हो गई। 126 को पहुंचना है ना, तो आओ पहले ऑपरेशन करते हैं। क्या करते हैं, तो ये 120 तक पहुंच गए हैं ना, एक हाथ में 30 गो, दूसरा हाथ में, दोनों हाथ में 60 गो और दोनों पैर में 60 गो, 120 हो गई। 126 पहुंचावे के बाद अब 6 गो घटता ना, ध्यान से सुनना। पैल्विक, कैल्विक और स्कैपुला, ये तीनों में दो 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 दो। कैल्विक कहे के मतलब श्रेणी मंजला और कैल्विक कहे के मतलब हंसला, हंसला ना हंसिया। अच्छा, स्कैपुला सर तो अंश मेखला। ये तीनों में यानी पैल्विक इंग्लिशवा आसान है, इंग्लिश आसान नहीं है हो, यानी पैल्विक, कैल्विक और स्कैपुला तीनों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? दो 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 ना, तो दो 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 6 हो गया और 120 हो गया, कितना हो गया? 126 हो गया। तो अनुबंधीय उपांगी की संख्या कितना? 126। अच्छा सर ये तो समझ गए, लेकिन पूछता है कि रेडियस क्या है, अल्ना क्या है, ये सब किसका हड्डी का नाम है? तो आइए अब हम लोग इसके अंदर ढुकते हैं, किसके अंदर के हड्डी के बारे में पता करते हैं। जैसे हड्डी की संख्या पूछेगा हाथ में तो 30 होता है ना एगो हाथ में। अब 30 में देखिएगा ध्यान से, हड्डी के हाथ के हड्डियों का नाम, हाथ के हड्डियों का नाम ध्यान से सुनिएगा। ह्यूमरस पहले का क्या होता है? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये तीनों की संख्या 1 1 1 होता है। तीनों की संख्या कितना होता है? 1 1 1 होता है। ठीक, अच्छा कार्पल, कार्पल कहने का मतलब कलाई, कार्पल कहने का मतलब कलाई, एकरा में 8 गो, कलाई में 8 गो। मेटाकार्पल, कौन सा? मेटाकार्पल, मेटाकार्पल मीन्स होता है हथेली, मेटाकार्पल मीन्स हथेली, इसमें कितना होता है? 5, यानी मेटाकार्पल में हड्डियों की संख्या कितना होता है? 5 होता है। फ्लेजिंज, फ्लेजिंज यानी अंगुली, फ्लेजिंज माने अंगुली में, हई अंगुली लौकता, एकरा में क गो? 14 गो। अब देखो 14 और 5 19 और 19 और 8 कितना होला? 27 और 27 और 3 30। आराम से देखना मेरे दोस्त, हम याद यहीं पर करवा दे रहे हैं। ह्यूमस, रेडियस, ह्यूमरस, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, 3 गो हो गया ना। आई तीनों के संख्या 1 1 होता है। ह्यूमरस हड्डी की संख्या कितना होला? रेडियस एगो, अल्ना 1। आई तीनों हड्डियां किसकी है? हाथ के हैं। अच्छा कार्पल, कार्पल माने कलाई, कार्पल माने 8 गो, मेटाकार्पल माने हथेली, क गो? 5 गो। कार्पल हो गया, मेटाकार्पल हो गया, और कौन सा? फ्लेजिंज हो गया, अंगुली बच गया, तो इसमें कौन सा? 14 गो, 14 गो। अच्छा 14 देख के और क्या ख्याल आया? फेस में, यानी चेहरे में हड्डियों की संख्या 14 गो, टोटल सिर में हड्डियों की संख्या 29 गो, टोटल सिर में हड्डियों की संख्या। कपाल में पूछ देगा तो 8 गो, चेहरा में पूछ देगा तो फेस में 14 गो, कान में पूछ देगा तो 6 गो, कान के सबसे छोटी हड्डी स्टेपस, कान में हड्डियों की संख्या 3 3 6 गो, 3 3 6 गो। ये सर जी ये तो मामला समझ गए, लेकिन कान के हड्डी के नाम मिस, कान के हड्डी के नाम मिस। मिस कहने का मतलब MIS, एम से मिलियस, आई से इनकस, एस से स्टेप्स, यानी सबसे छोटी हड्डी कान की होती है, जो कि मध्य कान में पाई जाती है। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ चुका है कि जो लड़का रटा रहता है क्या कि स्टेप्स मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी है, पूछ देता है कि यह पाया कहाँ जाता है? तो मध्य कान में, मध्य कान में। कहाँ पर? मध्य कान में। कोई दिक्कत है? हाँ अच्छा, एक और चीज देखो, चेला तेज है, यानी कहने का मतलब है कि कान के पूछेगा ना कि प्रथम मुख्य कार्य क्या है, तो लड़का मारेगा कि सुनना, आंख मार के एकदम परीक्षा हॉल से बाहरी आएगा तनी आयल कि ये सर जी कैसे गलती हो जाएगा। कान का प्रमुख कार्य क्या है बताए हैं? बताओ। हाँ एग्जैक्ट एग्जैक्ट, यानी शरीर का संतुलन बनाए रखना कान का प्रमुख कार्य है। ये अपना ध्यान देना, ही ना कि सुनना मार के चलो नहीं पेपर में धड़धड़ाई ले, पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कान के हड्डियों का नाम याद हो गया ना मेरे भाई? मिस, मिस करने का मतलब MIS, मिलियस, एम से मिलियस, आई से इनकस, एस से स्टेप्स, दू 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 यानी दूती है, यानी 3 गो है का नाम है, 3 गो 6 गो ना हो। क्लियर? तब एगो हाथ में हड्डियों की संख्या ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेजिंग,
इ सब के मिला के 30 गो कगो इ सब के संख्या बता देले बानी वीडियो वाला भाई, तनी ध्यान से देखना सुनना, ठीक है। और देखो पैर में हड्डियों की संख्या, पैर में हड्डियों की संख्या क्या होता है 30 गो, एक गो पैर में 2 गो पैर में, दोनों पैर मिला के 60 गो। अच्छा सर, पैर के हड्डियों का नाम ध्यान से सुनना भाई, फिया, पटेला, टिबिया, फिबुला, फिया, पटेला, टिबिया, फिबुला, फिबुला, फिया, फिया, पटेला, फिया, पटेला, टिबिया आ फिबुला, आई सब के संख्या एक एक एक, सब के संख्या फिया, फिबुला, पटेला, टिबिया, फिया, पटेला, टिबिया, फिबुला, इस सब के संख्या एक 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 ना हो। अच्छा ठीक है। अच्छा सर, टार्सल, टार्सल माने टखना, टार्सल माने टखना, टार्सल माने टखना, टखना के संख्या 7, टखना के संख्या। अब टार्सल माने टखना है जा ना हो, ठेहुनवा पर कगो 7 गो, आओ लाइन पर। मेटाटार्सल, कौन मेटाटार्सल, मेटाटार्सल में गुरु 5 गो, मेटाटार्सल में ने अभी कहा सर जी, मेटाटार्सल कहे के मतलब कि हई देखो हे करे कहा जाला तालू के, क्या कहा जाला मेटाटार्सल, क्या कहा जाता है मेटाटार्सल, यानी इसमें कितना हड्डियों की संख्या 5 गो, मेटाटार्सल में। जैसे मेटाकार्पल माने हथेली 5 गो, वैसा ही मेटाटार्सल में 5 गो ना हो, कोई दिक्कत है। अच्छा सर यहाँ तक तो ठीक है। फ्लेजिंज, फ्लेजिंज माने अंगुली में, एहू में कितना होला 14 गो, यानी हथवो वाला पैरवो वाला दोनों में हड्डियों की संख्या क्या होला समान होला ना हो, 14 आ 14, कोई दिक्कत है। तो इसमें टोटल 30 गो हो गया ना, 30 दूनी 60 ना। अब देखो पैल्विक का कैल्विक का स्कैपुला दोनों में 2 2 2, कोई दिक्कत। अब अक्षीय में आ जाते हैं। अक्षीय में हड्डियों की संख्या, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि अक्षीय में हड्डियों की संख्या कितनी होती है 80। अक्षीय में हड्डियों की संख्या कितनी होती है 80। अच्छा सर वो क्या होता है, तो यह शरीर के बीच में स्थित होता है। अक्षीय कहाँ स्थित होता है, शरीर के बीच में, शरीर के हई वाला जो पार्ट हो गया ना बाबू, ये सब हमने के अक्षीय में वाला, क्या में वाला अक्षीय में, ठीक है सर, ये तो समझ गए। यह शरीर के अंदर कोमल अंगों को रक्षा करता है, जो शरीर के अंदर कोमल पार्ट है ना उसको रक्षा प्रदान करता है। यह अक्षीय की कुल संख्या 80 होती है, अक्षीय की कुल संख्या ना। जैसे सर कशेरुक दंड, कौन दंड कशेरुक दंड, कशेरुक दंड या मेरुदंड, एकरा में अगर पूछ देगा कि हड्डियों की संख्या 33 प्रारंभ में, लेकिन मेच्योर भइला पर यानी जब वयस्क आदमी हो जाता है तो 26 हो जाता है। कितना हो जाता है ना हो, यानी जब कोई व्यक्ति तैयार हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तो उसमें कितना हो जाता है कशेरुक या मेरुदंड की संख्या 26। अगर स्टार्ट में कहते देगा तो 33। रिब्स, पसली की संख्या हो 24, पसलियों की संख्या, पसलियों की संख्या पूछ देगा, जोड़ा में पूछता है कि पसलियों की संख्या कितना जोड़ा, तो 12 जोड़ा, कुल संख्या 24, पेपर में भी आई। मांसपेशियों की संख्या 639, इसी पर याद रखना, मांसपेशियों की संख्या 639 ना। अच्छा अस्टर्नम क्या होता है हो, तो रिब्स के आसपास में जोड़ती है, रिब्स को आसपास में जोड़ती है, इसकी संख्या 1 होती है, अस्टर्नम की संख्या 1 होती है। अच्छा सिर में सर जी, सिर के तो पूरा ऑपरेशन कर चुके हैं वीडियो में भाई मेरे, इसी वीडियो में सिर में फिर भी बता दे रहे हैं। सिर में टोटल हड्डी 29, चेहरा में 14, जोड़ा जी हसन, चेहरा में 14, कपाल में 8, 14 8 14 8 22, आ 6 गो कान में, 3 3 गो, 6 गो कान में, तो 22 6 28। एक हाइड होता है, हाइड क्या करता है कि बीचों बीच कनेक्ट करता है ऐसे, ठीक है, यह हाइड होता है। तो पूरा सिर में अगर कहेगा कि हड्डियों की संख्या 29, अगर कहेगा गर्दन में हड्डियों की संख्या, ये जो गर्दन है ना इसमें हड्डियों की संख्या कितना होता है 7 गो, कान में हड्डियों की संख्या 6 गो, बता दी है मेलियस इनकस स्टेप्स। अच्छा जी ठीक है। अच्छा ये सर स्टेप्स का अगर पूछ देगा कि कान की सबसे छोटी जो हड्डी है ना बाबू स्टेप्स, अगर इसका पूछ देगा, ठीक है ना, चालू ठीक, अगर इसका पूछ देगा कि इसका लंबाई कितना होता है तो 0.6 mm, 0.6 याद रखना इस चीज को। अगर पूछ देगा कि कान में हड्डियों की संख्या 6 होती है, ठीक है, सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है, अगर पूछ देगा कि स्टेप्स का लंबाई कितना होता है, छोटी है ना, तो 0.6 mm में होता है। अच्छा सर यहाँ तक अब 6 दे के आ रहा है, 0.6 ग्राम किसका होता है वेट, पीयूष ग्रंथि का, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं, उसका वजन कितना होता है 0.6 ग्राम होता है। नहीं समझ गए।
आइए तो तनी शरीर की सबसे बड़ी हड्डी स्टेप्स, शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स हो गया जो कि मध्य कान में पाई जाती है, याद रखिएगा। सबसे बड़ी हड्डी कहते हैं तो उर्रू, सबसे बड़ी हड्डी उर्रू यानी फीमर उसको कहते हैं। फीमर सब कोई जानता है, उर्रू दे देगा तो उर्रू जैसा मुंह बना देगा। अगर फीमर दिया तो ठीक है, उर्रू कह दिया तो उर्गा लेखा मुंह हो जाएगा कि उर्रू तो आज तक सुन लेने की। अब फीमर कहे के मतलब जांग, जांग की हड्डी। अगर पूछेगा कि सबसे लंबा हड्डी कौन सा होता है शरीर का, तो ये जंघवे के हड्डी है। कौन सा? जांघे के हड्डी। अगर पूछेगा कि सबसे मजबूत हड्डी, तो जबड़े का हड्डी। कौन? जबड़े का हड्डी। कोई ना हो दिक्कत। अच्छा, सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी, और सबसे कमजोर हड्डी कह देगा कौन है? तो हंसली है। ये जो बा ना एकरे कैल्विक कह जाला। क्या कह जाला? एक संख्या दूगो होला, एगो हे साइड एगो दूगो, कगो दूगो लौका सोझे, तो एकरे कैल्विक कह जाला। क्या कह जाला? कैल्विक। आ एकरे के हंसली भी कह जाला। एक संख्या 2 होती है। सबसे चमकीली हड्डी कह देगा ना तो टिबिया। सबसे चमकीली हड्डी टिबिया, फिया, पटेला आ फिबुला का के हड्डी है? पैर के। सबनी के संख्या 1, सबनी के संख्या 1। आ पैर के हड्डी क्या होला? खोखली होती है। पैर के हड्डी, हड्डियों के मध्य में अस्थिमज्जा पाया जाता है। हड्डियों के मध्य में, उसी में आरबीसी का निर्माण ना हो, यानी हड्डियों के मध्य में आरबीसी अस्थिमज्जा पाया जाता है। अस्थिमज्जा के अंदर ही आरबीसी का निर्माण होता है। कोई डाउट? जब डाउट नहीं है बाबू तो आगे बढ़ते हैं। सबसे चमकीली हड्डी टिबिया हो गया। अगर पैर की हड्डी खोखली होती है, ये भी हो गया। पटेला सिस्मोइड बोन का बना होता है। पटेला सिस्मोइड जो है ना वो बोन का बना होता है। बोन का एक मतलब हड्डी का बना होता है। जब हम बैठते हैं ना तो ईशियम नामक हड्डी पर जोर आता है। जब हमने के खड़ा होकर या बैठी रहता तो किस हड्डी पर जोर आता है? ईशियम नामक हड्डी पर जोर आता है। अब मांसपेशी जुटेगा तो उसको क्या कहेंगे? मांसपेशी जुटेगा तो क्या कहेंगे? सिलेक्शन। क्या कहेंगे? सिलेक्सर कहते हैं ना। और देखो ध्यान से, जहाँ पर मांसपेशी और हड्डी कनेक्ट होता है उसको क्या कहते हैं? टेंडन। मांसपेशी और हड्डी, हड्डी से हड्डी लिगामेंट, हड्डी से हड्डी लिगामेंट, और टेंडन के कंडरा और लिगामेंट के स्नायु। याद रखना, हिंदी या कई बार कई बार इंग्लिश अब तो दोनों याद रखना है। तो अगर टेंडन कह दिया तो कंडरा, और लिगामेंट कह दिया तो स्नायु, और लिगामेंट कह दिया तो अस्थि से अस्थि यानी बोन से बोन कनेक्ट करता है। और बोन टू अस्थि, बोन टू अस्थि कह के एक ना हो गया। तो बोन से अगर मांसपेशी यानी मसल्स और बोन को कनेक्ट कौन करता है सर? तो कंडरा या टेंडन ओकरे के कह जाला ना हो। और मांसपेशी से मांसपेशी जोड़ी तो ओकरा के सिलेक्सर कह जाला। क्या कह जाला? बहुत सुंदर, कितना सुंदर, बहुत सुंदर। अब बाची तो अस्थि कोशिका। अस्थियों में 3 प्रकार के कोशिका पाया जाता है। अस्थियों में 3 प्रकार के कोशिका पाया जाता है। एगो ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट। अच्छा, ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है? तो ऑस्टियोक्लास्ट खा के खलास, क्लास्ट खलास, खा के खलास, याद करे खातिर ऑस्टियोक्लास्ट खा के खलास। कहे के मतलब सर कि यह खराब अस्थि को खाकर समाप्त कर देता है। ऑस्टियोक्लास्ट कहेगा ना तो यह खराब जो अस्थि होता है ना हड्डी ओकरा के खा के आई समाप्त कर देता है। ऑस्टियोक्लास्ट समझ में आ रहा है? अगर ऑस्टियोब्लास्ट कहेगा ना, यही से एकरा के देखो, ऑस्टियोक्लास्ट खा के खत्म करता है ना, इसीलिए इसको बोन ईटिंग सेल कहते हैं। बोन ईटिंग ना हो, कितना जबरदस्त क्वेश्चन बा। बोन ईटिंग सेल किसे कहते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट को। खा के खलास, खा के खलास। अच्छा, ब्लास्ट क्या करी हो तो यह अस्थि के निर्माण करी, मारे ब्लास्ट करके अस्थि के निर्माण करती। कोई दिक्कत है? यानी हड्डी के निर्माण कौन करता है? ऑस्टियोब्लास्ट। इसे बोन फॉर्मिंग सेल कहते हैं। बनाई तो फॉर्मिंग करी, फॉर्म माने बनाना, निर्माण करना, तो बोन फॉर्मिंग सेल कहते हैं। किसको? ऑस्टियोब्लास्ट को। ऑस्टियोसाइट किसको कहते हैं? ऑस्टियोसाइट यह अस्थियों को परिपक्व बनाता है। इसे मैच्योर सेल कहते हैं। इसे मैच्योर सेल कहते हैं। यानी क्या करता है? ऑस्टियोसाइट क्या करता है? तो अस्थियों को परिपक्व बनाता है और अतः इसे मैच्योर सेल कहते हैं। बंद करो वीडियो विनोद। ठीक है दोस्त, अब कल के वीडियो में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये क्यूज हम लोग का कैसा लगा आप लोग प्लीज करके कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर और सब्सक्राइब कर दे दोस्त के बीच में, और आप लोग भी इससे सीखें और पढ़ें। ठीक है,
अच्छा लगा हो तो कमेंट में कुछ लिखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारे जो आवार जवार गांव के है रहने वाले सब भाई अपने घर यूट्यूब से पढ़ सकें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।